Hello, my dear students. Welcome back to my channel and I hope you all are doing great. So बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके BPSC 101 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये मेरी BPSC 101 की वीडियो सीरीज़ का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले के जो 2 वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर वो वाले वीडियोज़ भी देख सकते हैं। उन वीडियोज़ के अंदर भी मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, सो उन वीडियोज़ को देखना मत भूलिएगा। सो यहाँ पर बच्चों जो हम आंसर्स को डिस्कस करते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए करते हैं ताकि सारे बच्चों की हेल्प हो सके। सो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें डिफरेंस एक्सप्लेन करना है। लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। सो सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म है क्या। सो यहाँ पर जो आपका लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म है बच्चों, वो एक इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज़ हैं, बट दे डिफ़र इन फोकस, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। लेकिन उनमें जो डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। दोनों की दोनों ही आपकी इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज़ हैं। आंसर के अंदर मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको नोट डाउन कर लेने हैं। सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आप लोग अपने एग्जाम में उनको इंक्लूड करेंगे अपने आंसर के अंदर। सो यहाँ पर सबसे पहले हम इनकी कोर फिलॉसफी बताएंगे कि जो लिबरलिज्म है और न्यू लिबरलिज्म है दोनों की फ़िलॉसफ़ी क्या है, किस बात को लेकर वो लोग ज़ोर देते हैं। सो लिबरलिज्म जो है वो एडवोकेट करता है इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए और राइट्स के लिए। यानी कि जो एक बंदा, जो इंडिविजुअल बंदा है, उसकी फ्रीडम और उसकी इक्वालिटी की वो लोग बात करते हैं और वो डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल फ्रीडम पे ज़्यादा जोर देते हैं। यानी कि जो व्यक्तिगत आज़ादी होती है उसको वो लोग ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और वहीं अगर हम लोग बात करें न्यू लिबरलिज्म की, तो वो मार्केट से रिलेटेड है। यानी कि वो कहता है कि जो मार्केट है उसमें फ्री मार्केट पॉलिसीज़ की वो बात करता है, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करता है और कहता है कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनका प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। सो यहाँ पर आप लोग एकदम शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है बेसिकली। सो जो आपका लिबरलिज्म जो आपका पहले हुआ करता था, तो पहले जो लिबरलिज्म था वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ था, ठीक है, जो पर्सनल फ्रीडम्स थी उनसे जुड़ा हुआ था। लेकिन आज की बात करें, जो न्यू लिबरलिज्म अब आ चुका है, वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है फ्री मार्केट पॉलिसीज से। यानी कि जो हमारी मार्केट है वहाँ पर जो, जैसे अब इंडिया है तो इंडिया में जो पहले मार्केट पॉलिसीज़ थी वो कैसी थी? हम ना तो बाहर की कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा व्यापार करते थे, ना ही बाहर की एमएनसीज़ हमारी कंट्री में आती थी। बट अब आप लोग देख सकते हैं 1990 के बाद से, जब से हमने लिबरलिज्म को अपनाया, लिबरलिज्म की पॉलिसी को अपनाया, तो उसके बाद से क्या होने लगा, हमारे इंडिया में बाहर की कंपनीज़ आने लग गई और गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो कम हो गया और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ थी वो प्राइवेटाइज कर दी सरकार ने। अब केवल कुछ ही कंपनीज़ हैं जो सरकार के पास हैं। तो ये होता है न्यू लिबरलिज्म, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है ओवर इक्वेलिटी। तो मुक्त बाजार नीति, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप और सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण पर ध्यान केंद्रित यह करता है और यह समानता से अधिक आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता देता है। सो आई होप कि आपको इन दोनों की कोर फिलॉसफी समझ में आ गई होंगी। और अब हम इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के डिफरेंस की बात करेंगे। तो जो लिबरलिज्म है वो मिक्स्ड इकॉनमी को सपोर्ट करता है, जहाँ पर जो सरकार है वो रेगुलेट करती है मार्केट को और देखती है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, मान लो हमारे पास बहुत सारा अनाज है या हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, तो ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो लोगों में इक्वली बांटे जाएं, ठीक है। यानी कि समानता को ये लोग ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और सरकार जो है पब्लिक वेलफेयर करने के लिए कंसर्न रखती है। यानी कि जो पब्लिक है उसका वेलफेयर करती है सरकार, जनता का वेलफेयर करती है लिबरलिज्म में। और वहीं जो न्यू लिबरलिज्म है वो डीरेगुलेशन की बात करता है, वो कहता है टैक्स को कम कर दो, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दो। ग्लोबलाइजेशन यानी कि बच्चों वैश्वीकरण, आप सभी को पता होगा वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण में हम लोग क्या करते हैं कि जो दूसरी इकोनॉमीज होती हैं उनको अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। सो इट बिलीव्स इन लेट द मार्केट डिसाइड। तो यहाँ पर जो हमारा न्यू लिबरलिज्म है वो यहाँ पर बात करता है कि अगर किसी भी चीज़ का कोई प्राइस है, अगर हम लिबरलिज्म की बात करें तो वो क्या कहता है कि सरकार निर्धारित करेगी प्राइसेस को। बट जो न्यू लिबरलिज्म है वो कहता है लेट द मार्केट डिसाइड, मार्केट डिसाइड करेगा प्राइसेस को।
सो यहाँ पर जो हमारा स्टेट है, जो हमारी सरकार है, उसका रोल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है इकोनॉमिक मैटर्स में। सो नियमन हटाने, कम कर और वैश्वीकरण को यह बढ़ावा देता है और बाजार को निर्णय लेने दे में यह विश्वास करता है आपका न्यो लिबरलिज्म। ठीक है, तो कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है तो कमेंट्स करके पूछना। अदरवाइज ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए सफिशिएंट हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सफिशिएंट है। अब हम लोग बताएंगे कि सरकार का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। तो लिबरलिज्म जो है वो गवर्नमेंट को एज अ प्रोटेक्टर ऑफ इंडिविजुअल राइट्स देखता है, यानी कि जो सरकार है वो जो राइट्स, इंडिविजुअल जो लोग होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी और प्रोवाइड करेगी एसेंशियल सर्विसेज, जैसा कि सरकार करती भी है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है। बट जो न्यो लिबरलिज्म है वो देखता है कि जो सरकार है वो तो एक तरीके का ऑब्स्टेकल है, वो तो बाधा है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं आ पाती। सो ये कहता है कि जो सरकार है उसका रोल जो है, सरकार का जो रोल है वो कैसा होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो सरकार को आर्थिक दक्षता में यह बाधा मानता है और इसकी भूमिका को कानून व्यवस्था बनाए रखने के अलावा कम करने की यह वकालत करता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इक्वालिटी वर्सेस एफिशिएंसी की। तो जो आपका लिबरलिज्म है वो कहता है कि जो भी अमीर और गरीब के बीच की खाई है, आपने देखा होगा इंडिया में भी कि अमीर और गरीब के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सो यहाँ पर हमें इनकम की जो इनइक्वालिटी है उसको कम करना है और इंश्योर करनी है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। जितने भी लोग हैं सबको समान अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ये हमें इंश्योर करना है। और दूसरी चीज़ जो न्यो लिबरलिज्म है वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमें तो आर्थिक तौर पे ज़्यादा मतलब वृद्धि करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, लोगों के भले से हमें क्या। ठीक है, सो ये कंपटीशन में बिलीव करता है न्यो लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है। सो इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पर स्टूडेंट्स, जैसे कि लिबरलिज्म में आपकी वेलफेयर स्कीम्स आ जाती हैं, सरकार जो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, तो ये सारा आपका लिबरलिज्म में आ जाता है। और जो न्यो लिबरलिज्म है उसमें हम लोग रेलवे का निजीकरण, कॉरपोरेट करों में कमी और विदेशी निवेश के लिए बाजार खोलने जैसी नीतियाँ इसमें हमारी आती हैं। सो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं एग्जाम्पल के साथ इनके बीच का डिफरेंस। अगर आप लोग हिंदी और इंग्लिश में इसको नोट डाउन कर रहे हैं तो आप लोग ऐसे नोट डाउन कर लो, ऐसे मतलब बीच में लाइन खींच के यहाँ पर लिबरलिज्म के सारे पॉइंट्स और यहाँ पर न्यो लिबरलिज्म के सारे पॉइंट्स लिख लो। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। देन फिर आप लोग समरी भी दे देंगे कि लिबरलिज्म फोकस करता है इंडिविजुअल फ्रीडम पे, इक्वालिटी पर, गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स पे, और जबकि जो न्यो लिबरलिज्म है वो फोकस करता है फ्री मार्केट पे, प्राइवेटाइजेशन पे और मिनिमल गवर्नमेंट कंट्रोल पे। एक बार अच्छे से आप लोग इसको देख लो, पढ़ लो। ठीक है, एक बार मतलब वीडियो को पॉज करके खुद से भी आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, तो आपकी काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको उनके आंसर्स लिखने पड़ेंगे, बिकॉज इग्नू का पेपर काफ़ी ज़्यादा अब टफ आने लग गया है पहले से। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स कवर करने हैं। देखो, एक बार अगर आप अपनी बुक से कोई टॉपिक पढ़ लेते हो तो वो ठीक है, ठीक है, वहाँ से आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। लेकिन एक आंसर कैसे फ्रेम करना है वो एक टेक्निक होती है, आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी होती है। सो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस ले लो, फिर अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, आप मेरी वीडियो में से पॉइंट्स ले लो और इन पॉइंट्स को अपने आप से और ज़्यादा डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। सो इस तरीके से आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। अब चलेंगे स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो यहाँ पर हमें रिप्रेजेंटेशन की थ्योरीज बतानी है। ठीक है, सो थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन अ डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेशन इन अ डेमोक्रेसी होता क्या है, तो यहाँ पर ये होता है कि जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, सिटीजन्स जो हैं वो कैसे इलेक्ट करेंगे। ओके, डिफरेंट थ्योरीज एक्सप्लेन हाउ दिस रिप्रेजेंटेशन वर्क्स। तो यहाँ पर अब हमारे पास अलग अलग थ्योरीज हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रस्टी मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एज अ ट्रस्टी क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। प्रतिनिधि अपनी समझ और विवेक का उपयोग करते हैं, भले ही उनके फैसले जनता की इच्छाओं के खिलाफ हों। सो यहाँ पर वो अपने डिसीजंस लेते हैं और इनका फोकस रहता है प्रतिनिधि की बुद्धिमत्ता और विशेषज्ञता पर, यहाँ पर जोर होता है। तो इसका एग्जाम्पल है कि जब हमारे पास पार्लियामेंट्रियन वोटिंग होती है एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ को लेकर, तो डिस्पाइट लोकल अपोजिशन बिकॉज दे बिलीव इट बेनिफिट द नेशन इन अ लॉन्ग टर्म। तो संसद में पर्यावरण नीति के पक्ष में हमेशा वोट होता है, चाहे जनता इसका विरोध क्यों ना करे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या करती हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लेकर आती हैं।
फिर दूसरा होता है हमारा डेलीगेट मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो प्रतिनिधि की इच्छाओं का पालन करते हैं और अपने निर्णय जनता के निर्देशों के अनुसार लेते हैं। यानी कि यहाँ पर जो जनता है वो देती है अपने निर्देश, वो अपनी बुद्धि इतनी इस्तेमाल नहीं करते और इसके अंदर जो जनता है वो सर्वोपरि होती है। सो अ रिप्रेजेंटेटिव अपोजिंग अ टैक्स हाइक बिकॉज अ मेजोरिटी ऑफ देयर वोटर्स आर अगेंस्ट इट। तो अगर हम देखें कि पार्लियामेंट में कुछ नया टैक्स आया जिसमें टैक्स को बढ़ाया जा रहा है, कोई नया मतलब रूल आया, तो क्या होगा, वहाँ पर कुछ लोग होंगे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे हमारे, वो टैक्स के लिए उसको मना करेंगे। वो लोग क्यों मना करेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि जिन लोगों ने उन्हें चुना है, जिस जनता ने उन्हें चुना है, वो लोग के ये मतलब अगेंस्ट है, उनके वोटर्स उसके अगेंस्ट है। तो ये होता है आपका कौन सा वाला मॉडल है? ये हमारा डेलीगेट मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। फिर आता है बच्चों हमारा मैंडेट मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो मैंडेट मॉडल में क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है दे एक्ट ऑन द पॉलिसीज एंड प्रोमिसेस ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो। यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, जब भी कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है बच्चों, तो वो अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती है। मैनिफेस्टो के अंदर वो लोग लिखते हैं कि जब अगर हम लोग जीत गए तो हम क्या क्या कार्य करेंगे, आपके भले के लिए क्या क्या करेंगे, तो वो उनके मैनिफेस्टो में लिखा रहता है। तो जब आपका मैंडेट मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है तो वहाँ पर जो पार्टी निर्णय लेती है वो सारे के सारे अपने मैनिफेस्टो को लेकर ध्यान में रखते हुए लेती है। ठीक है, तो लॉयल्टी टू द पार्टीज एजेंडा। तो यहाँ पर उनको क्या होता है कि अपनी पार्टी के एजेंडा के प्रति लॉयल्टी दिखानी होती है। तो फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर बीजेपी का एग्जांपल भी सोच सकते हैं कि जैसे बीजेपी है तो उसने कहा था कि वो राम मंदिर बनवाएंगे, उनकी पार्टी का एजेंडा था, तो उन्होंने अपनी पार्टी के प्रति लॉयल्टी रखी और राम मंदिर को बनवाया। तो अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वोटिंग इन फेवर ऑफ अ बिल बिकॉज इट अलाइंस विद देयर पार्टी इलेक्शन प्रोमिसेस। तो अगर कोई मेंबर राम मंदिर बनने के लिए फेवर कर रहा है किसी बिल को, तो वो इसलिए फेवर कर रहा है बिकॉज वो उनके पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा था, इसलिए वो लोग फेवर कर रहे हैं। देन दूसरा होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर प्रतिनिधि जनता के लिंग, उनकी जाति, धर्म आदि जैसे लक्षणों को प्रतिबिंबित करते हैं। तो अ लेजिस्लेचर विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन एंड वुमेन और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। तो हमें पता है कि हमारा जो लेजिस्लेचर है, जो हमारा संसद है, वहाँ पर मैन और वुमेन जो हैं वो इक्वली होने चाहिए, माइनॉरिटीज़ भी होनी चाहिए वहाँ पर, मतलब SC ST वगैरह होते हैं, मुस्लिम होते हैं, तो जो भी कम्युनिटीज़ हैं उन सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। फिर एक होता है सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर जनता के साथ भावात्मक या प्रतीकात्मक जुड़ाव रहता है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमने 5 पढ़े थे। इसका एग्जाम्पल होता है आपका प्रेसिडेंट या जो आपका मोनार्क होता है, राष्ट्रपति या राजा का राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होना, वो हमेशा राष्ट्र की एकता के प्रतीक होते हैं। सो यहाँ पर आप लोग समरी में लिख देंगे कि ट्रस्टी मॉडल में क्या है, डेलीगेट मॉडल में क्या है, मैंडेट मॉडल में क्या है और आपके डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन में क्या है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो मेरे बाकी के पार्ट्स हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप लोग ज़रूर देखिए बिकॉज़ उसमें मैंने आपके और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। हमारे पास आपके सॉल्व्ड असाइनमेंट्स भी अवेलेबल रहते हैं, आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर अपने असाइनमेंट्स के PDFs को भी परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरीके के और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे।